जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समाप्त कर लिया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज हम लोग देखेंगे। अनुवाद अब आप लोग चुटकियों में सीख जाएंगे, बस केवल आप अंत तक पूरी क्लास को देखा करें। यकीन मानिए अनुवाद में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास है, स्कूल हो या कॉम्पिटिटिव हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए। और देखिए हम लोग बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जा करके उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये बेटा आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली प्लेलिस्ट में आप लोगों को बेटा यूज़ ऑफ बी और यूज़ ऑफ हैव वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड और दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे टॉपिक का एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है, फिर उसका एक एमसीक्यू है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का यूज़ ऑफ इट है और हैव भी है। यूज़ ऑफ इट एंड दियर, यूज़ ऑफ इट एंड दियर का भी एक आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें आपको नियम बताए गए हैं, एग्जाम्पल्स बताए गए हैं और एक आप लोगों का वहाँ पर क्या है, तो एक आप लोगों का वहाँ पर एमसीक्यू है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया गया है। ये सारी क्लासेस आप लोगों को उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में ये सभी लिंक दिए गए हैं। आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच का भी पूरा वीडियो देख लीजिए। ग्रामर का फुल यहाँ पर फुल ग्रामर आपको सीरीज से के अनुसार चल रहा है, एक एक टॉपिक वाइज चल रहा है। और आप लोग साथ ही साथ इसमें अन्य चीज़ों को भी देख सकते हैं, जैसे ट्रांसलेशन है, अन्य चीज़ों को भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास को। इसी में एक सूचना और दे दें, इसी में आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, उसमें आपको समस्त क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोगों के अगर कोई डाउट हैं तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, वो सारे डाउट आपके क्लियर कराए जाएंगे। चलिए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बेटा क्या कह रहा है? प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, कंटीन्यूअस मतलब होता है जारी और टेंस मतलब होता है काल, मतलब ऐसा काल जिसमें कोई चीज़ जारी हो, कोई कार्य जारी हो। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हों, मतलब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य बेटा क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर वर्तमान में कार्य का जारी होना जरूर पाया जाएगा। वर्तमान काल में कार्य का जारी होना भी अगर पाया जा रहा है तो वह वाक्य भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला रूल हमारा क्या कह रहा है? तो फर्स्ट रूल है बेटा कि सिंगुलर नाउन तथा ही, सी, इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। कौन सा वर्ब होगा? मतलब अगर सिंगुलर नाउन है यानी एक ही नाम है, या फिर ही, सी, इट है, तो उसके साथ में एक वचन यानी कोई जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। प्लूरल नाउन तथा वी, यू, दे, प्लूरल नाउन है यानी कि एक से अधिक नाम है, या फिर वी है, यू है, दे है, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा बेटा? आर लगेगा। और देखते हैं, क्योंकि अभी आई छूटा हुआ है, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आई एम का प्रयोग होता है। आई के लिए यहाँ पर एक स्पेशल क्रिया, एक विशेष क्रिया होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आई आपका होता है ये सेल्फ डिग्निटी के लिए, आत्मसम्मान के लिए, इसके साथ में प्रेजेंट टेंस में बहुवचन की क्रिया होती है। तो यहाँ कंटीन्यूअस में इसके लिए एक विशेष क्रिया का ही प्रयोग किया गया है। और बेटा चाहे जो भी वाक्य हो ना, सभी वाक्यों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म लगेगी? तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद में इज, एम, आर लिखेंगे,
फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर अगर कोई शब्द बचा हुआ है तो अन्य शब्दों को सबसे पीछे लेकर के जाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है बेटा? जैसे कह रहा है वह लड़की अपनी माता के साथ मंदिर जा रही है। तो कौन जा रही है? तो वह लड़की। अब यहाँ पर जैसे आप लोग अगर इस चीज़ को अभी ना देखें तो आप लोग एक बार कंफ्यूज होंगे कि वह होगी कि लड़की होगी। तो बेटा यहाँ पर सी गर्ल नहीं होगा, यहाँ पर लड़की की ओर इशारा किया जा रहा है। वैसे भी सी प्रोनाउन है और गर्ल क्या है? नाउन है। तो इसलिए यहाँ पर लड़की की ओर इशारा किया जा रहा है, तो क्या लगेगा? दैट लगेगा, यानी दैट गर्ल। अब दैट गर्ल लड़की एक है तो इसलिए इज का प्रयोग होगा। और गो मतलब जा रही है, क्या कर रही है? तो जा रही है, तो गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा। मंदिर जा रही है, कहाँ जा रही है? तो मंदिर, यानी टू टेम्पल। मैंने बताया था कि स्थान परिवर्तन दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो दैट गर्ल इज गोइंग टू टेम्पल, किसके साथ में? विथ हर मदर, यानी अपनी माँ के साथ में। तो वह लड़की अपनी माँ के साथ में मंदिर जा रही है। इसके बाद में हम दूसरा देखें, वह खिलाड़ी मैदान में कोई खेल खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है? तो वह खिलाड़ी। वह खिलाड़ी मतलब यहाँ भी संकेत हो रहा है, तो दोज प्लेयर्स। अब क्या कर रहे हैं बेटा? तो खेल रहे हैं, यानी कि आर का प्रयोग होगा। प्लेयर्स हैं, बहुवचन है, आर प्लेइंग। तो दो प्लेयर्स आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? कोई खेल, मतलब एनी गेम। और कहाँ पर? तो मैदान में, यानी कि इन द फील्ड। तो दोज प्लेयर्स आर प्लेइंग एनी गेम इन द फील्ड। अब इसके बाद में हम लोग बात करें बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही, जो आई वाला है, यानी मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूँ। तो कौन लिख रहा है? तो मैं लिख रहा हूँ। मैं के लिए क्या होगा? आई हो जाएगा, है ना। आई एम क्या होगा? आई एम, आई के साथ में एम लगेगा, यह जरूर ध्यान रखना। तो आई एम राइटिंग, क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। तो राइटिंग क्या लिख रहा हूँ? एक पत्र, तो ए लेटर, और अभी का नाउ। आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ। यहाँ पर ही आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर कोई चीज़ जैसे खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, अगर खड़ा है और बैठा है लिखा है तो वो आपका परफेक्ट में है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है बेटा? ये कंटीन्यूअस में है। कौन सा है? कंटीन्यूअस में है। वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो इसका आप लोगों का क्या बनेगा? ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और वैसे भी इसका ये बनेगा, देखिए एक बार देख लेते हैं कमेंट में, अभी मैं अगला होमवर्क दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का बनेगा कौन खड़ा हुआ है? तो वह, यानी ही। और खड़ा हुआ है मतलब उसके अभी खड़े होने का काम जारी है। तो ही इज स्टैंडिंग, मतलब ही इज स्टैंडिंग। कहाँ खड़ा हुआ है? दरवाजे पर, मतलब एट द डोर। एट द डोर मतलब वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर बैठा हुआ के बारे में कहा जाए, जैसे कह दिया जाए कि वह या कोई आग के पास या बगल बैठी हुई है या बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? बैठी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उसके बैठने का काम जारी है। तो इसके लिए क्या होगा बेटा? कौन बैठी हुई है? कोई। तो कोई का क्या हो जाएगा? समवन हो जाएगा, समवन। फिर इज लग जाएगा क्योंकि बैठी हुई है, कार्य जारी है। सिटिंग हो जाएगा, सिटिंग मतलब होता है बैठी हुई, ठीक है। तो सिटिंग हो जाएगा कहाँ पर? आग के बगल, यानी बिसाइड फायर। तो ये इसका बन जाएगा कि कोई आग के बगल बैठी हुई है, मतलब खड़ा हुआ है और बैठा हुआ है। ये कार्य आपका क्या है बेटा? कंटीन्यूअस में है, मतलब उसके खड़े होने का काम अभी जारी है, उसके बैठे होने का काम भी अभी जारी है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दो कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर बताएं कि क्या ये वाला नियम आपको अब तक समझ में आया या नहीं। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और समझ में आ गया है तो भी आप कमेंट में बताएं। चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की ओर, और निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। तो निगेटिव सेंटेंस बेटा कह रहा है, नकारात्मक वाक्य कह रहा है कि इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय, जब हम लोग इसके नकारात्मक वाक्य का अनुवाद करेंगे
तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर निगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट पहले हो जाएगा। अब यहाँ पर एसयूबी मतलब सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद में नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा। मतलब सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, नॉट होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब निगेटिव सेंटेंस के भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल कहता है कि बच्चा अब नहीं रो रहा है। तो कौन नहीं रो रहा है भैया, तो बच्चा नहीं रो रहा है। बच्चा का क्या हो जाएगा, द चाइल्ड, एक वचन है ना, बच्चे तो है नहीं, तो क्या है, बच्चा है यानी द चाइल्ड। उसके बाद में अब यहाँ देखिए नहीं रो रहा है, तो इज नॉट, इज के बाद में नॉट लगा लिया, फिर हो जाएगा वीपिंग और अभी का नाउ या अब का नाउ। तो द चाइल्ड इज नॉट वीपिंग नाउ, ये आपको इसमें बना। दूसरा देखते हैं, आजकल तुम अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर रहे हो। तो कौन नहीं पूरा कर रहा है, तो तुम नहीं पूरा कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यू करेंगे, यू के साथ में आर लगता है, वो भी लगा लिए। अब देखिए अगर हम लोग इसमें देखें तो नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं के लिए क्या करेंगे बेटा, नॉट का प्रयोग कर लेंगे। फिर क्या नहीं पूरा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो पूरा नहीं कर रहे हो यानी कंप्लीट का आईएनजी फॉर्म कंप्लीटिंग। उसके बाद में क्या नहीं पूरा कर रहे हो, तो अपना गृह कार्य। तो यू के साथ में अपना की अंग्रेजी योर लगता है, तो क्या हो गया, योर होमवर्क। और आजकल का नाउ इट इज वाक्य था, आजकल तुम अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर रहे हो। और इसका जो सेंटेंस बना इंग्लिश में वो बना, यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर होमवर्क नाउ इट इज। अब इसके बाद में बेटा बात करें, मैं उसे नहीं पीट रहा हूँ। तो कौन नहीं पीट रहा है, तो मैं नहीं पीट रहा हूँ। मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर आई एम के बाद नॉट लगा दिया, आई एम नॉट बीटिंग हिम। क्या हो जाएगा बेटा, आई एम नॉट बीटिंग हिम। आशा है आप लोगों को इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम लोग चलते हैं आप लोगों के अगले सेंटेंस की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है प्रश्नवाचक वाक्य में, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा हो। तो इसमें अगर हम बात करें बेटा, तो कह रहे हैं कि क्या से शुरू होने पर सबसे पहले इज एम आर लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबसे पहले इज या एम या आर होगा, उसके बाद में फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और अंत में क्या होगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स से और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बेटा देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है कि क्या जंगल में शेर दहाड़ रहा है। क्या जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो शेर कितना है, एक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अच्छा कैसे पता चला कि एक है, अगर एक से अधिक होता तो दहाड़ रहे हैं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर एक ही है इसलिए क्या लिखा गया, दहाड़ रहा है। तो इज लायन, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म है तो रोरिंग लिख दिया गया, यानी इज लायन रोरिंग इन द फॉरेस्ट। क्या हो गया, इज लायन रोरिंग इन द फॉरेस्ट। इसके बाद में है क्या वह किसान गेहूं काट रहे हैं। तो कौन काट रहा है, तो वह किसान। अब वह किसान बहुवचन है क्योंकि रहे हैं अंत में है, तो क्या हो जाएगा, आर, सबसे पहले आर लगाएंगे, उसके बाद में दोज फार्मर लिखेंगे, दोज फार्मर्स होना चाहिए यहाँ पर, दोज फार्मर्स। और जब बेटा फसल काटने की बात आती है तो हार्वेस्ट की प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग व्हीट। क्या वह किसान गेहूं काट रहे हैं, यानी आर दोज फार्मर्स हार्वेस्टिंग व्हीट। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे जब कोई पका हुआ फल काटने की बात आएगी, विशेष करके पके हुए आम की, तो उसके लिए स्लाइस का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई लकड़ी वगैरह काटने की बात आई तो उसके लिए कट का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जी है तो सब्जी के लिए कट और चोप दोनों का प्रयोग करते हैं। चोप मतलब भी काटना होता है और कट मतलब भी काटना होता है।
जब कभी दांत से कोई चीज़ काटने की बात आती है तो उसके लिए बाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता काट रहा है, सांप काट रहा है, यानी कोई भी अगर दांत से काट रहा है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, बाइट का। और फसल काटने की बात आएगी तो उसके लिए हार्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हार्वेस्ट मतलब फसल भी होता है और हार्वेस्ट मतलब फसल काटना भी होता है। तो इस प्रकार से काटने की आपने यहाँ पर कई अंग्रेजियों को देखा है। अब हम लोग चलते हैं बेटा प्रश्नवाचक के दूसरे रूल की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल की ओर। और दूसरा रूल देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा रूल कह रहा है प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर सबसे पहले उन्हीं शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। किसकी, वही प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में हैं। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में इज एम आर लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद में इज एम आर लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले इज़ या एम या आर लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद अदर वर्ड लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। और इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहा है मछलियाँ जल में कैसे तैर रही हैं। कौन कैसे तैर रहा है, तो मछलियाँ। तो मछलियाँ के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखिए पहले सबसे पहले तो हमें कैसे की अंग्रेजी लिखनी है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में है। तो कैसे के लिए हाउ हो जाएगा, मछलियाँ बहुवचन है इसलिए आर हो जाएगा। आप लोगों ने अगर नंबर वाला वीडियो देखा होगा तो नंबर वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि फिश, सीप, सीप मतलब भेड़ वाला, SHEEP है, और डियर यानी DEER, डियर मतलब हिरण। इन तीनों का एक वचन और बहुवचन एक समान होता है, इसीलिए यहाँ पर फिशेज नहीं लिखा गया है, फिश लिखा गया है। तो हाउ आर फिश, और तैरने का होता है स्विम यानी स्विमिंग इन द वाटर, यानी मछलियाँ जल में कैसे तैर रही हैं। तो हाउ आर फिश स्विमिंग इन द वाटर। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा वह आज क्यों रो रही है, वह आज क्यों रो रही है। तो यहाँ देखिए क्यों शब्द आपका बीच में है, तो क्यों के लिए सबसे पहले व्हाई लिखे, उसके बाद में इज लिखा गया, व्हाई इज, और सी यानी कौन रो रहे, तो वह यानी सी, वीपिंग यानी कि रोने की अंग्रेजी, और टुडे आज की अंग्रेजी। तो क्या हो गया, व्हाई इज सी वीपिंग टुडे, मतलब वह आज क्यों रो रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। और तीसरा हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कह रहा है कि वाक्य की प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपका वाक्य प्रश्नवाचक है और उसके साथ साथ नकारात्मक भी है तो सब्जेक्ट के बाद में बेटा नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट करते हैं यानी कि क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद में इज एम आर होगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या होगा, इज एम आर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर आपका नॉट होगा, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज या एम या आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर होगा अगर वाक्य प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक है तो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स में देखिए कि क्या कह रहा है एग्जाम्पल्स आपके। तो एग्जाम्पल्स में है बेटा कि वह अपने बड़ों का कहना क्यों नहीं मान रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पर बीच में क्या आया, क्यों, और इसके साथ साथ नहीं, यानी कि वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो क्यों सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह है, फिर वह के लिए ही लिख देंगे, और नहीं, देखिए नॉट की अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी हम लोग नॉट कहाँ लिखे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। ओबेइंग मतलब कहना मान रहा है, और हिज एल्डर्स अपने बड़ों का, यानी व्हाई इज ही नॉट ओबेइंग हिज एल्डर्स। क्या हो गया, व्हाई इज ही नॉट ओबेइंग हिज एल्डर्स, मतलब वह अपने बड़ों का कहना क्यों नहीं मान रहा है। अब इसके बाद में देखें, क्या तुम उसे नहीं बुला रहे हो। क्या कहा कि क्या तुम उसे नहीं बुला रहे हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर यू नॉट कॉलिंग हिम, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। देखिए क्या से है तो यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आर पहले लगा दिया गया। उसके बाद में क्यों, क्योंकि यू है ना तो इसलिए आर लगा, व्हाई आर यू, मतलब आर यू नॉट कॉलिंग हिम, क्या तुम उसे नहीं बुला रहे हो। अब देखते हैं बेटा अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है
कि यहाँ पर कि वाक्य में कौन होने पर, अगर वाक्य में कौन है तो सबसे पहले हु लिखकर इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। मतलब मान लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले हु लिखेंगे, उसके बाद में इज लिखेंगे। हु के साथ में हमेशा वही क्रिया लगती है जो उस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ में यानी थर्ड पर्सन के साथ में लगती है। तो क्या कर दिया गया कि इज लिखेंगे, उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं। स्ट्रक्चर में देखते हैं हु लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहा है बेटा कि अब कौन रो रहा है। क्या कहा, अब कौन रो रहा है। आपको बता दें कि हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो कौन के लिए सबसे पहले हमने हु लिख लिया, उसके बाद में इज लिख लेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वीपिंग, हु इज़ वीपिंग, और अब का क्या हो जाएगा, नाउ। तो क्या हो गया, हु इज़ वीपिंग नाउ, मतलब अब कौन रो रहा है। इसके बाद में अगर देखें कौन नहीं दौड़ रहा है, देखिए यहाँ पर कौन है और नहीं भी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, हु इज़ नॉट रनिंग, मतलब अब कौन यानी कौन नहीं दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा हुआ हु वाला वाक्य। एक कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि यदि वाक्य में कौन सा, कौन सी या कौन से हैं तो उसके लिए हुच लिखेंगे। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा, कौन सी, कौन से है तो उसके लिए हुच लिखेंगे। कितना, कितनी, कितने हैं तो उसके लिए हाउ मेनी या हाउ मच लिखेंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी कि हाउ मेनी कहाँ लिखेंगे और हाउ मच कहाँ लिखेंगे। तो इन शब्दों के बाद में कोई ना कोई नाउन होगा हिंदी में, इन शब्दों के तुरंत बाद में कोई नाउन होगा, और अगर वह नाउन काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच। यानी अगर उस संज्ञा को गिना जा सकता है तो हाउ मेनी लगेगा, कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी, और अगर उस संज्ञा को नहीं गिना जा सकता है तो कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी हाउ मच लगेगी। और अगर किसका, किसकी, किसके है तो उसके लिए हुज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बेटा, हुज का प्रयोग होगा। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नवाचक शब्दों को लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में इनसे संबंधित जो संज्ञा शब्द होगी इनके तुरंत बाद में उसको लिखेंगे, यानी कि रिलेटेड नाउन लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इज़ या एम या आर आपका जो भी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लग रहा होगा उसे लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिख करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। और एग्जाम्पल्स में आप लोग देखिए, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं तुम कौन सा पाठ पढ़ रहे हो। देखिए कौन सा लगा हुआ है, और उसके बाद में तो सबसे पहले क्या लिखे, कौन सा का हुइच लिख लिए, और उसके बाद देखिए संज्ञा शब्द उससे संबंधित क्या है, पाठ है, तो इसी को भी तुरंत लिख लेंगे, हुइच लेसन। अब कौन पढ़ रहा है, तो तुम पढ़ रहे हो, यानी कि तुम के अनुसार क्रिया आर लगेगी, सहायक क्रिया, तो आर यू रीडिंग, यानी हुइच लेसन आर यू रीडिंग। इसके बाद में अगला देखिए, वह प्रत्येक दिन कितने रुपए कमा रहा है। बेटा यहाँ पर कमा रहा कर लीजिए, क्या कर लेंगे, कमाता है अगर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कमा रहा है, मतलब वह प्रत्येक दिन कितने रुपए कमा रहा है। तो देखिए कितने हैं, कितने की अंग्रेजी सबसे पहले हमने क्या लिखा, हाउ मेनी, क्योंकि इसके बाद जो रुपए शब्द है इसको काउंट किया जाता है, गिना जाता है। किसी के पास कितने भी रुपए क्यों ना हो, मतलब ट्रक, 2 ट्रक भरकर भी हों या बहुत सारे रुपए हों, तब भी उनकी गणना हुई होती है, उनका लेन देन गिन करके ही किया जाता है। तो हाउ मेनी लिखा गया, इसके बाद में रुपीज़ लिखा गया, तुरंत इससे संबंधित जो संज्ञा शब्द है। अब देखिए रुपीज़ तो बहुवचन है, लेकिन कौन कमा रहा है, तो वह, तो ये भैया ही आपका क्या है, एक वचन है, और सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो उसके अनुसार हमने इज लिखा, उसके बाद ही, और फिर यहाँ पर एर्न जो लिखा है ना, इसको एर्निंग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एर्निंग, क्योंकि ये हमने जो बनाया था बेटा ऊपर, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, और इस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी गलती हो गई। तो ये कमा रहा है हो जाएगा, ये एर्निंग हो जाएगा, और डेली का प्रतिदिन हो जाएगा, यानी हाउ मेनी रुपीज़ इज़ ही एर्निंग डेली।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अर्निंग हो जाएगा और यहाँ पर मैंने बताया है कि कमा रहा है हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले और एग्जाम्पल्स की ओर। तो यहाँ पर कह रहा है वह प्रतिदिन कितना दूध पी रहे हैं, तो कौन पी रहा है, वह, लेकिन कितना है तो हाउ मेनी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए थोड़ा सा गलती हो गई, हाउ मेनी नहीं होगा, हाउ मच होगा बेटा। क्या होगा, हाउ मच होगा, क्योंकि दूध को नहीं गिना जा सकता, दूध का मापतोल होता है। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच हो जाएगा। उसके बाद में मिल्क लिख लेंगे और मिल्क के बाद में कौन पी रहे हैं, तो वह। 1 मिनट, ये वाक्य ही आपका गलत है, मैं इसकी अंग्रेजी यहाँ पर नीचे बना दे रहा हूँ। तो बेटा देखिए कितना दूध है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाउ मच। क्या हो जाएगा, हाउ मच। और फिर क्या पी रहा है, दूध, तो मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब क्या है, कौन पी रहा है, तो वह पी रहे हैं, यानी आर लगेगा, आर लगेगा। उसके बाद में फिर वह हैं तो दे लगेगा, आर दे ड्रिंकिंग। क्या हो जाएगा बेटा, ड्रिंकिंग। देखिए अब इसके बाद में हाउ मच मिल्क आर दे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, और प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, तो डेली हो जाएगा। हाउ मच मिल्क आर दे ड्रिंकिंग डेली, यानी वह प्रतिदिन कितना दूध पी रहे हैं। अब देखते हैं, तो इसका आप लोग ये अंग्रेजी बिल्कुल भी मत ध्यान देना, जो अभी मैंने बनवाया है उसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए अगर आपके पास कॉपी है। विशेष करके आप लोग एक चीज़ ये ध्यान दिया कीजिए कि अगर आप जब इसको क्लास को पढ़ने बैठें तो एक कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाया करें, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग एरर मुझसे हो सकती है बेटा। तो उस टाइपिंग एरर को सही करने के लिए अगर मैं कोई चीज़ आपको बताऊं तो आप उस पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। अब देखिए कह रहे हैं दर्जी किसका कपड़ा सिल रहा है, तो किसका है, किसका के लिए हुज लिखे, और कपड़ा की अंग्रेजी भी क्लॉथ, हुज क्लॉथ। अब कौन सिल रहा है, तो दर्जी, यानी इज लगा, उसके बाद टेलर, और उस सिलना का होता है स्टिच, तो स्टिचिंग हो गया, हुज क्लॉथ इज टेलर स्टिचिंग। इस प्रकार से हम लोगों का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का समाप्त हो गया। आप लोगों को अगर मतलब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। जो टाइपिंग एरर अभी हो जाया करता है थोड़ा बहुत, इस पर मैं सुधार करूंगा, और अगर कोई सुझाव है तो आप भी उसे कमेंट में बताएं। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। आप लोगों के इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जुड़ जाइए और वहां पर आप लोगों को समस्त PDF नोट्स प्राप्त होते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।